पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी पर डोमिनिका हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। डोमिनिका सरकार ने कोर्ट से मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पण करने की मांग की। मेहुल चोकसी के वकील ने मेहुल को एंटीगा को सौंपने की मांग की है। ये भी कहा कि मेहुल को अगवा कर एंटीगा से डोमिनिका लाया गया था। मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने एबीपी न्यूज से कहा, मेहुल पर लगे आरोप बेबुनियाद, उसे अगवा कर डोमिनिका ले जाया गया था। मेहुल को सुरक्षित एंटीगा वापस लाया जाए। मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी को 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। घोटाले के बाद कैरिबियाई देश एंटीगा फरार हो गया था चोकसी, बाद में वहां से डोमिनिका चला गया। केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट को देगी सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की जानकारी। कोर्ट ने सरकार को फैसला लेने के लिए समय दिया था और सुनवाई के लिए आज की तारीख दी थी। सीबीएसई के बाद गुजरात में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द। राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला। 12वीं क्लास में 6,92,000 छात्र हैं। मध्य प्रदेश में भी नहीं होगी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। महामारी में बच्चों पर परीक्षा का मानसिक बोझ उचित नहीं है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं के छात्रों को सीबीएसई की तर्ज पर करेगा पास। रीअपियर और ओपन वाले छात्रों को भी नियमित छात्रों की तरह किया जाएगा पास। 15 जून तक घोषित होंगे 10वीं के नतीजे। राजस्थान सरकार ने भी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की। राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला। आरबीएसई में 10वीं और 12वीं के 21.5 लाख से ज्यादा छात्र पंजीकृत हैं। उत्तराखंड में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द। राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, कोरोना के चलते छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा की वजह से लिया गया फैसला। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर आज हो सकता है फैसला। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे मुलाकात। कई राज्यों में परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं टाली। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुझाव के बाद परीक्षा पर आखिरी फैसला होगा। बंगाल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन पर गठित हुई एक्सपर्ट कमेटी 3 दिन में ममता सरकार को रिपोर्ट देगी। हिमाचल प्रदेश में भी सीबीएसई की तर्ज पर रद्द हो सकती है 12वीं की परीक्षा। सीएम जयराम ठाकुर ने दिए संकेत। 5 जून को कैबिनेट की बैठक में फैसले की उम्मीद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर राज्यों से छात्रों के हित में फैसला लेने की अपील की। लिखा, सीबीएसई की तरह राज्यों के बोर्ड को भी छात्रों के स्वास्थ्य को महत्व देना चाहिए। लद्दाख में छात्रों की परेशानी को देखते हुए बड़ा फैसला। सभी सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिया जाएगा मुफ्त टैबलेट। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। लड़कियों को सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% आरक्षण देने का ऐलान। अब जान लेते हैं वैक्सीन का अपडेट फटाफट अंदाज में। मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन के भारत आने का रास्ता साफ। सूत्रों के मुताबिक कानूनी विवाद में फंसने के बाद कंपनियों को हर्जाना देने से छूट की शर्त मानने को तैयार है सरकार। विदेशी वैक्सीन के भारत आने का रास्ता आसान हुआ। डीसीजीआई ने विदेशी कंपनियों को कोरोना वैक्सीन के भारत में ब्रिज ट्रायल और वैक्सीन के हर बैच की टेस्टिंग से छूट दी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। कहा, केंद्र ही खरीदे राज्यों के लिए वैक्सीन, सभी राज्य आम सहमति बनाएं। टीकाकरण को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, केंद्र का साल के अंत तक सबको टीका लगाने का दावा सिर्फ एक धोखा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति को मनमानी बताया। कोर्ट ने केंद्र से टीकाकरण पर स्पष्ट योजना मांगी। कहा, 18 से 44 साल के लोगों को राज्यों के भरोसे छोड़ देना समझ से परे। दिल्ली हाईकोर्ट में नेताओं की कोरोना मरीजों को मदद मामले पर आज फिर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि जब जनता को दवाएं ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो नेताओं को कैसे मिल गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश भर में 594 डॉक्टरों की हुई मौत। सबसे ज्यादा दिल्ली में 107 डॉक्टर्स की जान गई।
बिहार में डेथ ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा खून के थक्के जमने से हुई युवाओं की मौत। 58 दिनों में 1052 लोगों की जान गई। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बरकरार है। बरेली के कई गांव में लोगों ने किया वैक्सीन लगवाने से इनकार। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। कोरोना काल में बदहाली का शिकार मुंगेर का सदर अस्पताल। वार्ड में घूमते रहे हैं आवारा जानवर। दहशत में दिखे मरीज। सवाल पर अस्पताल प्रशासन ने चुप्पी साधी। महाराष्ट्र सरकार कोरोना से अनाथ बच्चों के बैंक खातों में 5-5 लाख रुपए जमा कराएगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना से 162 बच्चे अनाथ हुए। यूपी में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी पूरी। बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा, प्यार और अधिकार। सरकार करेगी सपने साकार के नारे के साथ पात्रता का मसौदा तैयार। अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय। एमपी के अशोकनगर में एक विधायक की बच्चों को बचाने की मुहिम। अपने पैसे से तैयार करवाया बच्चों के लिए कोरोना वार्ड। वार्ड में इलाज की सभी सुविधाएं मौजूद। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर के संकेत। 8 साल के बच्चे में मिला अजीबोगरीब सिम्टम। नॉर्मल कोरोना टेस्ट में नहीं दिखा कोई लक्षण। सिटी स्कैन में फेफड़े में 90% संक्रमण। लिवर और किडनी पर असर का पता चला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझाने की कवायद तेज। विशेष कमेटी से मिलने आज दिल्ली आएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कमेटी से मिलेंगे मनीष तिवारी। विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों से भी मिलेगी कमेटी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कमेटी से खुलकर बोले पंजाब कांग्रेस के विधायक सुजीत धीमान। कहा मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है हाईकमान कैप्टन को बदले। पंजाब से कांग्रेस की सांसद और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने साधा निशाना। कहा अपने क्षेत्र पर ध्यान दें सिद्धू। जो गिले शिकवे हैं उन्हें मुख्यमंत्री और हाईकमान के सामने रखें। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच अमृतसर पूर्वी में विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के लापता होने का पोस्टर। ढूंढने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने का वादा। आम आदमी पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बोला हमला। राघव चड्ढा ने कहा कैप्टन सरकार पूरे देश की राज्य सरकारों में सबसे निकम्मी सरकार है जो कोरोना से नहीं आपस में लड़ रही है। यूपी में योगी सरकार के काम की समीक्षा कर दिल्ली लौटे शीर्ष नेता। आलाकमान को देंगे रिपोर्ट। महासचिव बीएल संतोष ने कोरोना से निपटने के लिए योगी सरकार की जमकर तारीफ की। व्हाट्सएप की तरफ से ग्राहकों को भेजी जा रही नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। व्हाट्सएप का दावा नई पॉलिसी से निजता का हनन नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट आज उस याचिका पर भी सुनवाई करने वाला है जिसमें व्हाट्सएप ने केंद्र की कई नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस को चुनौती दी है। दिल्ली की मंडोली जेल में कटी पहलवान सुशील कुमार की राह। जूनियर पहलवान सागर हत्याकांड में कल पुलिस रिमांड नहीं बढ़ी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया सुशील। कानपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश मनोज को बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया के समर्थकों ने पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर भगाया। नारायण सिंह की बर्थडे पार्टी में शामिल होने आया था बदमाश। मॉनसून के आज केरल पहुंचने का अनुमान। आमतौर पर 1 जून को पहुंचता है। इस बार 3 दिन की देरी। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश में सामान्य रहेगा मॉनसून। दिल्ली एनसीआर में आज धूल भरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी हो सकती है बारिश। एमपी, महाराष्ट्र और दक्षिण के कई राज्यों के लिए भी अलर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 100 दिन पूरे। 100 दिन से सीमा और एलओसी पर नहीं हुई कोई गोलाबारी। कश्मीर दौरे पर आर्मी चीफ नरवणे ने फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा किया। श्रीलंका के पास केमिकल से भरा कार्गो शिप समंदर में डूबा। पर्यावरण के लिए बढ़ा खतरा। इस जहाज में 2 हफ्ते से आग लगी थी जिसे बुझाने में भारतीय कोस्ट गार्ड के 3 जहाज और एयरक्राफ्ट भी जुटे थे।
खबरों में आज का सबसे बड़ा चेहरा है मेहुल चोकसी। देश का 14,000 करोड़ लेकर भागने का आरोपी मेहुल चोकसी। उसी से जुड़ी खबर यह है कि मेहुल चोकसी को आज भारतीय समय के मुताबिक देर रात डोमिनिका में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। मेहुल चोकसी व्हीलचेयर पर बैठकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पहुंचा। मेहुल चोकसी पर डोमिनिका की अदालत में आज शाम फिर से सुनवाई होनी है, जिसमें उसे एंटीगा या भारत भेजने पर फैसला संभव है। तो डोमिनिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने का आरोप मेहुल चोकसी पर है। मेहुल पर डोमिनिका की अदालत में आज भी सुनवाई जारी रहेगी और इस सुनवाई में लगभग ये तय हो जाएगा कि उसे एंटीगा लौटाया जाएगा या फिर भारत को। व्हीलचेयर पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ मेहुल चोकसी और वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मेहुल चोकसी की पत्नी आरोप लगा रही है कि उनके साथ मार पिटाई की गई और देखिए पैर में पट्टी भी बंधी हुई है मेहुल चोकसी की और व्हीलचेयर पर बैठकर कुछ इस तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ भारत में घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी। देख रहे हैं आप तस्वीरों में मेहुल चोकसी, जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है, पैर में चोट दिखाई दे रही है। वो कुछ इसी तरीके से व्हीलचेयर पर बैठा और मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ। आज भी डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, जिसमें यह फैसला होना है कि उसे भारत को सौंपा जाए या फिर वापस एंटीगा भेजा जाए। रेड कॉर्नर नोटिस दिखाकर भारत मेहुल चोकसी पर कब्जा मांग सकता है। इसके लिए भारतीय एजेंसियों को यह साबित करना होगा कि चोकसी भारतीय नागरिक है और तब काम आएगा चोकसी का मायाजाल। वो कहलाता था डायमंड किंग। उसने रची थी चकाचौंध की मायावी दुनिया। एक से बढ़कर एक सितारे करते थे प्रचार। चमकती दुनिया के पीछे था काला सच। मेहुल है हजारों करोड़ के घोटाले का आरोपी। अपनी गर्दन बचाने के लिए भागा था विदेश। अब लग रहा है पैसों से आजादी खरीदने का आरोप। ये तस्वीर है डोमिनिका की जेल में बंद हीरो के शहंशाह कहे जाने वाले मेहुल चोकसी की। जरा फर्क देखिए, 3 साल में कितना बदल गई दुनिया। ये पहले का मेहुल चोकसी है, वजन 120 किलो, चेहरे पर चमक, और ये अब का चोकसी है, उतरा हुआ चेहरा, घटा हुआ वजन और बदन पर चोट के निशान। 3 साल से एंटीगुआ और बाराबुडा की नागरिकता लेकर गिरफ्तारी से बच रहा था मेहुल चोकसी, लेकिन एक डिनर डेट के ख्वाब ने उसे पहुंचा दिया डोमिनिका की जेल में। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी से बात की। उनका आरोप है कि मेहुल को किडनैप कर डोमिनिका ले जाया गया। हम लोग यही चाहते हैं कि वो सही सलामत घर वापस आए और हमारी विवेश के कोर्ट जस्टिस सिस्टम विल डू दिस, क्योंकि दिस इज ह्यूमन। ये किसी के साथ भी ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको मारने की, टॉर्चर करने की ऐसा हक किसी ने नहीं दिया है। कैरेबियाई अखबार एसोसिएट टाइम्स ने दावा किया है कि मेहुल चोकसी की मदद के लिए उसके भाई चेतन चोकसी ने डोमिनिका में विपक्ष के नेता लेनॉक्स लिंटन को रिश्वत दी ताकि दबाव बनाकर चोकसी को भारत लाने को टाला जा सके। हालांकि एबीपी न्यूज से बातचीत में लिंटन ने इस आरोप को गलत बताया। I have never seen him. I have never spoken to him. I have never met with him. The article says I met with him on the 30th of May in Marigot. I was not in Marigot on the 30th of May. I was in Marigot on the 29th of May. I have never, ever received any money from Chetan Chokshi. लेकिन पैसे का खेल ये हीरा कारोबारी अच्छे से जानता है। उसकी पहचान रही है शान और शौकत भरी जिंदगी। नक्षत्र ज्वेलरी, गीतांजलि ज्वेलरी और जिली जैसे ब्रांड्स उसने खड़े किए। उसके हर शोरूम के उद्घाटन में कोई ना कोई सितारा मौजूद रहता था। इसी पैसे के बल पर 2018 में पूरा घोटाला खुलने से पहले ही चोकसी छोटे से कैरेबियाई देश एंटीगुआ में नागरिकता ले चुका था। आरोप है कि मामा मेहुल चोकसी और भांजे नीरव मोदी ने बैंक अधिकारियों को रिश्वत खिलाकर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए पैसा लिया और बाद में चुकाया नहीं। नतीजा नुकसान बैंकों का और फायदा इन दोनों का। मेहुल चोकसी की माने तो ये भी इत्तेफाक है कि उसका नाम 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में आया है। I was partner in one of the company in 1998
और मैं 2000 में रिटायर हो गया। मैंने फ़ोन उठा के बैंक के ऑफिसर से बात किया तो उन्होंने बोला कि हमारा KYC 1993 का या 1995 का बोल रहा है कि जिसमें आप पार्टनर थे, सो दैट इज़ वाई वी पुट योर नेम। हालांकि ईडी और सीबीआई ऐसा नहीं मानते। चोरी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई कर रही है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने मेहुल चोकसी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है क्योंकि पैसों का लेन देन विदेश में हुआ। दिलचस्प ये कि घोटाले की चर्चा शुरू होते ही मेहुल चोकसी भारत छोड़कर भाग गया था और जुलाई 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था, लेकिन बिल से निकला तो डोमिनिका में फंसा। सूत्रों की माने तब उसे भारत लाने के लिए सीबीआई और ईडी की टीमें डोमिनिका में मौजूद हैं। दिलचस्प है कि घोटाले की चर्चा शुरू होती चोकसी भारत छोड़कर भाग गया। जुलाई 2018 से वो एंटीगुआ में रह रहा था, लेकिन बिल से निकला तो डोमिनिका में फंसा। सूत्रों के मुताबिक अब चोकसी को भारत लाने के लिए सीबीआई और ईडी की टीमें डोमिनिका में सक्रिय हैं। कोरोना की वजह से सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की। अब ताजा स्थान सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। तो एक बार फिर से छात्रों के हित में फैसला लेते हुए राजस्थान सरकार ने कहा है कि उनके यहाँ भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। जान है तो जहान है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बच्चों की जान की हिफाजत कितनी जरूरी है। इसीलिए जब 12वीं का इम्तिहान पहले सीबीएसई और फिर आईसीएसई ने रद्द किया तो एक राहत की सांस सबने ली। ऑफलाइन कोरोना की वजह से नहीं ले रहे हैं तो ऑनलाइन एग्जाम तो होना चाहिए था। जो बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है और जो कम मेहनत कर रहा है तो उनमें एक डिस्टिंग्विश मतलब उनके बीच में एक अंतर तो रहना चाहिए। अगर नहीं लिया तो बाद में हम लोग को एडमिशन के लिए और फिर करियर पर हमारे असर हो सकता है। आगे अब कोई फेयर उनका क्राइटेरिया होना चाहिए कि ताकि बच्चों को भी आगे कोई दिक्कत ना हो एडमिशन्स वगैरह में। लेकिन इस राहत के आगे अब कंफ्यूजन में लिपटा भविष्य है। पहले न खत्म होने वाले इम्तिहान का इंतजार और अब जब इम्तिहान रद्द हो गए तो भविष्य में क्या होगा, इसकी चिंता बच्चों को खाए जा रही है। 10th के एग्जाम के जैसे मार्क्स लगे वैसे हमारे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों ने ये प्रैक्टिस के हिसाब से दिए थे एग्जाम्स, एंड कोई नया मेथड इनको लाना चाहिए। अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो हमारे जो प्री बोर्ड वगैरह और पहले के एग्ज़ाम्स वगैरह उसके बेस पे हमारे मार्क्स दिए जाएंगे और उसमें अभी उतना अच्छा हमने परफॉर्म कर नहीं पाए हैं। और सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सही डिसीजन है, लेकिन हमारे करियर को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा गलत डिसीजन कहेंगे। दरअसल ये चिंता बेवजह भी नहीं है। 10वीं की परीक्षा रद्द हुई तो उन बच्चों को 11वीं में दाखिला मिल गया, लेकिन 12वीं की परीक्षा तो भविष्य का आधार तैयार करती है, जिसके नतीजों पर आगे की राह तय होती है। इवैल्यूएशन है या जो मार्किंग की नीति होनी चाहिए वो बच्चों के लास्ट में कि बच्चों का जो ज्ञान है, नॉलेज है जो वो उसके आधार पे ही आगे बढ़ना चाहिए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जैसे मेरा बेटा भी है, तो वो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा था, तो ये मेरिटोरियस बच्चे हमेशा चाहते हैं कि उनका परसेंटेज अच्छा ही आए। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको आगे अपना करियर देखना है, उनको एडमिशन लेना है अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ बच्चे इंडिया से बाहर भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये लॉस ही है। परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन अगली चिंता उन्हें 12वीं के नंबरों को लेकर है। ये सवाल सबके मन में है कि उनका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। अब ये समझ नहीं आ रहा कि आगे कॉलेज में एडमिशन्स कैसे होंगे, किस बेसिस पे होंगे। 12वीं के बाद बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना होता है। बहुत सी भारतीय यूनिवर्सिटी इस बार प्रवेश परीक्षा के जरिए एडमिशन ले रही हैं। इन विश्वविद्यालयों में कोरोना से पैदा हुए हालात को देखकर सहूलियतें भी दी जाएंगी, लेकिन जिन छात्रों का सपना विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का है, उनका क्या? ये चिंता तो है कि हमारी मार्किंग किस तरह से होगी,
ये भी चिंता है कि आगे हमारा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में क्या होगा। पर्टिकुलरली वो बच्चे जो विदेशों में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी स्ट्रेस का एक थोड़ा सा रीज़न था ये। बच्चों के मूल्यांकन का क्या तरीका होगा, इसका ऐलान बहुत जल्द बोर्ड सभी पक्षों की राय के बाद करेगा। लेकिन इस फैसले के बाद अब बच्चों के लिए कम से कम एग्जाम की टेंशन तो खत्म हो गई है। अब वो आगे की तैयारी बिना किसी तनाव के कर सकते हैं। वैसे भी ये फैसला जितना लंबा खिंचता, आगे का रास्ता उतना मुश्किल होता। अब जो एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि बच्चे न घबराएं नहीं आगे के लिए। फ्यूचर इनका देख के उस हिसाब से एडमिशन प्रोसेस होना चाहिए। कोरोना ने सबसे ज्यादा असर किसी पर डाला है तो वो है बच्चों की पढ़ाई। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, स्कूल बंद है और पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। खासतौर से बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले बच्चों के लिए तो ये वक्त बुरे सपने की तरह गुजरा है। एग्जाम रद्द होने के बाद ये डर भी उसी का नतीजा है। सरकार भी ये बात समझती है और जो भी फैसला होगा वो उनके भविष्य को ध्यान में रखकर ही होगा। तो परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन इम्तिहान अभी बाकी है। पूरे देश में 12वीं के 1.5 करोड़ छात्र हैं। सीबीएसई समेत कुछ स्टेट बोर्ड ने परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी मन में है। पहला और सबसे बड़ा सवाल ये कि उनके रिजल्ट तैयार करने का आधार क्या होगा। दूसरा सवाल ये कि क्या सभी बच्चों को एक ही पैमाने पर तौल दिया जाएगा। इसके लिए कई फॉर्मूले और थ्योरी पर चर्चा हो रही है। एबीपी न्यूज ने भी एक्सपर्ट और शिक्षकों की राय से इसे समझने की कोशिश की। 12वीं के इम्तिहान नहीं होंगे, लेकिन रिजल्ट तो देना ही होगा। अब बगैर इम्तिहान के रिजल्ट कैसे मिलेगा, इस पर बोर्ड और स्कूलों की माथापच्ची शुरू हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं वो थ्योरी जो रिजल्ट तैयार करने का आधार बन सकती है। थ्योरी नंबर 1, प्री बोर्ड के आधार पर मूल्यांकन। जानकारों के मुताबिक 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। इसमें कुछ नंबर स्टूडेंट के इंटरनल असेसमेंट के हो सकते हैं। स्कूल में हुए टेस्ट के नंबर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। प्री बोर्ड असेसमेंट और टेस्ट में बच्चे के प्रदर्शन के आधार पर फाइनल रिजल्ट बन सकता है। हालांकि इस फॉर्मूले को लेकर टीचर भी राजी नहीं है। उनका कहना है कि प्री बोर्ड को बच्चे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, उनका फोकस बोर्ड एग्जाम पर होता है। प्री बोर्ड को अगर सरकार अब आधार बनाती है तो जस्टिफाई नहीं होगा, बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जो प्री बोर्ड होते हैं उसमें बच्चे का टेम्परामेंट दूसरे टाइप का होता है। बच्चा उसको बड़े मतलब लाइट वे में लेता है। बच्चा सोचता है कि इसके नंबर काउंट नहीं होने हैं तो उसको हल्के में लेता है। थ्योरी नंबर 2, पिछले 3 साल का प्रदर्शन। जो दूसरी थ्योरी है उसके मुताबिक रिजल्ट तैयार करने में स्टूडेंट के पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जा सकता है। इसके मुताबिक 10वीं की बोर्ड परीक्षा और 11वीं में स्टूडेंट के नंबर को आधार बनाया जा सकता है। 12वीं में हुए प्री बोर्ड और स्कूल के टेस्ट की मार्किंग भी आधार बन सकते हैं। दिल्ली सरकार भी इसी फॉर्मूले पर जोर दे रही है। बच्चे ने बहुत सी इंटरनल परीक्षाएं दी हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस दिए हैं, उन सब में उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसका आकलन करें और उसको फिर 12वीं में उसके रिजल्ट डिक्लेयर करें उसके बेस पे। फिर भी अगर कोई बच्चा उससे संतुष्ट नहीं होता है तो उसको एग्जाम दिलाने की कोशिश करें जब सिचुएशन ठीक हो जाए। लेकिन इस फॉर्मूले को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि इसमें स्कूल के पिछले परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना होगा। जैसे जो पेरेंट्स जिनके बच्चे मेरिटोरियस हैं तो वो ज़्यादा वरिड है, क्योंकि वो बच्चा पेपर नहीं दे पा रहा तो उनको लग रहा है कहीं मार्क्स इधर उधर नहीं हो जाए। क्योंकि जो 12th होता है वो बच्चों के लिए एक सेट लाइन होता है आगे करियर में जाने के लिए, तो उन्हें लग रहा है कि आगे वो फ्यूचर में मतलब कहीं पे प्रोसीड करेंगे, वहाँ एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा, तो कन्फ्यूजन बना हुआ है पेरेंट्स के दिमाग में। थ्योरी नंबर 3, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के जरिए सीबीएसई 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट तैयार कर रही है। माना जा रहा है कि यही तरीका 12वीं के रिजल्ट के लिए भी अपनाया जा सकता है। इसके तहत स्टूडेंट को मिलने वाले मार्क्स में उसकी स्कूल परफॉर्मेंस की बड़ी भूमिका हो सकती है। स्कूल में पूरे साल होने वाले इंटरनल असेसमेंट्स 12वीं के बोर्ड रिजल्ट का आधार हो सकते हैं। कोई स्कूल अपने स्टूडेंट्स को मनचाहे और योग्यता से कहीं ज्यादा मार्क्स न दे, इसके लिए रेफरेंस ईयर पॉलिसी लागू की जा सकती है।
इस पॉलिसी में हर स्कूल को पिछले 3 साल में से किसी एक, जो कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस का साल रहा हो, उसको रेफरेंस ईयर बनाना होगा। स्कूल किसी भी स्टूडेंट को उस रेफरेंस ईयर के दायरे से ज्यादा मार्क्स नहीं दे सकेंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बड़ा अंतर होता है, लिहाजा ये पैटर्न कितना काम करेगा ये कहना मुश्किल है और इसी बात की चिंता बच्चों को भी सता रही है। तो एक तरफ सेहत के लिहाज से बच्चों ने, अभिभावकों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे होगा, इन सब पर अभी भी असमंजस बना हुआ है और इस पर हमारी नजर भी लगातार बनी हुई है। कोरोना वायरस, वो नाम जिसने इंसानों की बस्ती में भूचाल ला दिया। अब खबर है कि वायरस कुत्तों में भी पाया जा रहा है। कुत्ता वो पालतू जानवर है जो हर घर में पसंद किया जाता है। ऐसे में इस खबर ने लोगों की नींद उड़ाकर रख दी। क्या वाकई ये खबर सच है? इसकी पड़ताल की मैंने। इस कोरोना महामारी में हमने सुना है कि कुत्तों को भी कोरोना हो रहा है। हम ये चाहेंगे जैसी हमारी वैक्सीन आई है वैसी इन डॉग्स की भी आए। ये चिंता किसी एक घर की नहीं है, ये चिंता हर उस घर की है जहां कुत्ते को एक परिवार की तरह जगह दी गई है। चिंता यही कि कहीं उनका प्यारा डॉगी कोरोना वायरस की समस्या से तो नहीं जूझ रहा है। वजह बनी है वो रिपोर्ट जिसके मुताबिक इंसानों में पाया जाने वाला कोरोना वायरस अब कुत्तों में भी पाया जा रहा है। इसके पीछे तर्क के रूप में मलेशिया में हुई घटना का हवाला दिया जा रहा है, जिसके मुताबिक मलेशिया के एक अस्पताल में 8 लोगों में कुत्तों का कोरोना वायरस पाया गया। इस रिपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने इसकी जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस रिपोर्ट ने पेट लवर्स के होश उड़ाकर रख दिए हैं। हाल ही में कुत्तों में पाए जाने वाला कोरोना वायरस जब इंसानों में मिला तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बारे में जानकारी वैज्ञानिकों के पास पिछले लगभग 50 सालों से है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये जानकारी दी है वेटनरी यानी जानवरों के डॉक्टर ने। कैनाइन कोरोना वायरस आज से 50 साल पहले जर्मनी में मिलिट्री डॉग्स में पाया गया था और हमारे इंडिया में हम पिछले 20 वर्षों से सभी डॉक्टर्स कैनाइन कोरोना वायरस वैक्सीन्स का यूज़ कर रहे हैं, जो हम 2 मंथ्स की एज से पपीज़ में स्टार्ट कर देते हैं और 1 महीने बाद उसकी बूस्टर डोज लगाई जाती है। लेकिन कुत्तों में पाया जाने वाला कोरोना वायरस आखिर होता क्या है? दरअसल कुत्तों में पाया जाने वाला वायरस SARS-CoV-2 है, जिसके असर की वजह से कुत्तों को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। कोरोना वायरस को वायरस के 4 समूहों में बांटा गया है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। कुत्तों में पाए जाने वाला कोरोना वायरस अल्फा समूह का है, जिसे अब तक मिले साक्ष्य के मुताबिक इंसानों के लिए ना ही ज्यादा खतरनाक माना गया है, ना ही जानलेवा। डॉक्टर प्रीतपाल भी इस बात पर मुहर लगाते हैं कि डॉग कोरोना वायरस या कैनाइन कोरोना वायरस के लक्षण भी कोविड-19 वायरस से अलग हैं, लेकिन क्या ये वायरस इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? डॉग कोरोना वायरस जो कैनाइन कोरोना वायरस है, इसकी वजह से अभी तक कोई भी स्टडी, जितनी भी स्टडी हुई हैं, इसमें किसी में भी ह्यूमन में नहीं पाया गया है। कैनाइन कोरोना वायरस ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं होता है, ये केवल डॉग्स में ही डॉग टू डॉग ट्रांसमिट होता है। यहाँ आपको एक खास बात बता दें कि जब घर में मौजूद डॉगी को वैक्सीनेशन दी जाती है तो उसमें कोरोना वैक्सीन भी मौजूद रहती है। ये देखिए, ये ऐसे ही एक वैक्सीनेशन रिपोर्ट है जिसमें रेबीज की वैक्सीन के अलावा कैनाइन कोरोना वायरस वैक्सीन भी लिखा दिख रहा है। अब आपके मन में अगर सवाल है कि मलेशिया में सामने आए केस की हकीकत क्या है, तो बता दें कि अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इस पर सफाई दी है। उनके मुताबिक कुत्तों में पाया जाने वाला कोरोना वायरस इंसानों में पाए जा रहे कोविड-19 से अलग है। पेट्स बेहद सकारात्मक होते हैं, खास तौर पर डॉग्स। एक स्वीडिश स्टडी के मुताबिक अगर आप पेट्स के साथ 10 से 15 मिनट बिताते हैं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। स्ट्रेस हार्मोन का कम होना मतलब तनाव का कम होना। तो ऐसे में तमाम अफवाहों को भूल जाइए और अपने सबसे खास दोस्त के साथ खूब सारा वक्त बिताइए। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज। चीन इस दुनिया में बीमारियों का घर है। उसके फैलाए कोरोना से पूरी दुनिया बीते 1.5 साल से त्रस्त है कि अब वहां से बर्ड फ्लू की बीमारी की खबर आने लगी है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया को कोरोना से दहलाने के बाद भी क्या चीन का दिल भरा नहीं?
17 करोड़ 20 लाख लोगों को जानलेवा बीमारी देकर भी चीन मानता नहीं। 35,77,000 लोगों की मौत से भी क्या चीन पसीजा नहीं? क्या चीन ने बीमारियों को बना लिया है अपना सबसे बड़ा हथियार? क्या कोरोना के बाद एक और भयंकर बीमारी दे रहा है चीन? चीन का हर कदम दुनिया को खौफ और आशंका की दलदली जमीन में दबाने लगता है। कोरोना कहीं दूसरी लहर तो कहीं तीसरी लहर के रूप में दुनिया भर में कहर बरपा रहा है, लेकिन चीन की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने का ऐसा चस्का लगा है कि उसकी कीमत समूची इंसानियत को चुकानी पड़ रही है। उस कोरोना के बीच ही चीन से दुनिया को एक खतरनाक नजराना मिला है, वो है बर्ड फ्लू। अभी तक कभी भी H10N3 नाम के स्ट्रेन का इन्फेक्शन जो है वो मनुष्यों में नहीं देखा गया था। ये चीन का पहला ऐसा मामला है जो कि विश्व में पहला ऐसा मामला है जहां व्यक्ति को बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से हुआ है, और ये काफी चिंताजनक भी है क्योंकि देखा गया है कि पक्षियों में होने वाली बीमारियां ज्यादातर मनुष्यों में नहीं आती हैं। जैसे कोरोना चीन में वुहान की प्रयोगशाला से निकला था, वैसे ही नया बर्ड फ्लू भी चीन से ही निकला है। कहां तो बर्ड फ्लू चिड़ियों में और खासकर चिकन में फैलता था, और वो चीन में एक इंसान को हो गया। उस शख्स की गंभीर बीमारी ने दुनिया का ध्यान खींचा। चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू की यह घटना है। 41 साल की उम्र के इस शख्स को तबीयत खराब होने के बाद जब अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब इसमें बर्ड फ्लू होने की बात सामने आई। चीन इसकी सच्चाई पर मोहर भी लगा रहा है। 23 अप्रैल को उसे बुखार और दूसरे लक्षण नजर आए थे। हालात खराब होने पर उसे 28 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। चीन में बर्ड फ्लू के इस नए स्ट्रेन से किसी इंसान के बीमार होने का ये पहला केस है। ये कुछ वैसे ही है जैसे 2019 के आखिर में वुहान की लैब से कोरोना के मरीज निकले। तब दुनिया को क्या पता था कि चेहरे पर दहशत का मास्क लगेगा और फेफड़ों से मौत की सांसें खींची जाएंगी। अब इस नए बर्ड फ्लू के बारे में जान लीजिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बर्ड फ्लू के लिए मुख्य तौर पर H5N1 वायरस जिम्मेदार होता है। चीन में जो शख्स बीमार हुआ उसमें बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन पाया गया। वैसे बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन खतरनाक नहीं होता और ये बड़े पैमाने पर नहीं फैलता। मुर्गी पालन में लगे लोगों पर ही बर्ड फ्लू के नए स्ट्रेन का ज्यादा असर होता है। देखा जाए तो ये बहुत राहत की बात हो सकती थी कि इस बर्ड फ्लू से इंसान को बड़ा खतरा नहीं होता, लेकिन जिस तरह चीन अपने नागरिक के बर्ड फ्लू होने के कारण को छुपा रहा है, उससे कुछ शंका भी पैदा होती है। जियांगसू प्रांत में मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों को मेडिकल ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। इमरजेंसी मॉनिटरिंग हो रही है और अभी तक उनमें इसके कोई भी लक्षण नहीं पाए गए हैं। चीन से निकली कोई भी बीमारी चीन को कम, दुनिया को ज्यादा प्रभावित करती है। सार्स से लेकर कोरोना तक इसकी लंबी कड़ी है। आखिर 18 साल पहले बर्ड फ्लू का वायरस ही तो चीन से निकला था, जिसने एशिया और अफ्रीका के कई देशों में भयंकर तबाही मचाई थी। डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने के आरोपों का जवाब देने व्हीलचेयर पर बैठकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ मेहुल चौकसी। आज शाम हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। डोमिनिका सरकार ने कोर्ट से मेहुल चौकसी को भारत प्रत्यर्पण करने की मांग की है। मेहुल चौकसी के वकील ने मेहुल को एंटीगा को सौंपने की मांग की है। ये भी कहा है कि मेहुल को अगवा कर एंटीगा से डोमिनिका लाया गया था। मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी ने एबीपी न्यूज से कहा, मेहुल पर लगे आरोप बेबुनियाद, उसे अगवा कर डोमिनिका ले जाया गया था। मेहुल को सुरक्षित एंटीगा वापस लाया जाए। मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी को 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। घोटाले के बाद कैरिबियाई देश एंटीगा फरार हो गया था। चौकसी बाद में वहां से डोमिनिका चला गया।
केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट को देगी सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की जानकारी। कोर्ट ने सरकार को फैसला लेने के लिए समय दिया था और सुनवाई के लिए आज की तारीख दी थी। सीबीएसई के बाद गुजरात में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द। राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला। 12वीं क्लास में 6,92,000 छात्र हैं। मध्य प्रदेश में भी नहीं होगी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल। महामारी में बच्चों पर परीक्षा का मानसिक बोझ उचित नहीं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं के छात्रों को सीबीएसई की तर्ज पर करेगा पास। रीअपियर और ओपन वाले छात्रों को भी नियमित छात्रों की तरह किया जाएगा पास। 15 जून तक घोषित होंगे 10वीं के नतीजे। राजस्थान सरकार ने भी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की। राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला। आरबीएसई में 10वीं और 12वीं के 21.5 लाख से ज्यादा छात्र पंजीकृत हैं। उत्तराखंड में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द। राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, कोरोना के चलते छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा की वजह से फैसला लिया गया। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर आज हो सकता है फैसला। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे मुलाकात। कई राज्यों में परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं टाली। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुझाव के बाद परीक्षा पर आखिरी फैसला होगा। बंगाल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन पर गठित हुई एक्सपर्ट कमेटी 3 दिन में ममता सरकार को रिपोर्ट देगी। हिमाचल प्रदेश में भी सीबीएसई की तर्ज पर रद्द हो सकती है 12वीं की परीक्षा। सीएम जयराम ठाकुर ने दिए संकेत। 5 जून को कैबिनेट की बैठक में फैसला किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर राज्यों से छात्रों के हित में फैसला लेने की अपील की। लिखा, सीबीएसई की तरह राज्यों के बोर्ड को भी छात्रों के स्वास्थ्य को महत्व देना चाहिए। लद्दाख में छात्रों की परेशानी को देखते हुए बड़ा फैसला। सभी सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिया जाएगा मुफ्त टैबलेट। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। लड़कियों को सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% आरक्षण देने का ऐलान। और अब नजर डाल लेते हैं वैक्सीन अपडेट पर। फटाफट अंदाज में। मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन के भारत आने का रास्ता साफ। सूत्रों के मुताबिक कानूनी विवाद में फंसने के बाद कंपनियों को हर्जाना देने से छूट की शर्त मानने को तैयार है सरकार। विदेशी वैक्सीन के भारत आने का रास्ता आसान हुआ। डीसीजीआई ने विदेशी कंपनियों को कोरोना वैक्सीन के भारत में ब्रिज ट्रायल और वैक्सीन के हर बैच की टेस्टिंग से छूट दी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। कहा, केंद्र ही खरीदे राज्यों के लिए वैक्सीन। सभी राज्य आम सहमति बनाएं। टीकाकरण को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, केंद्र का साल के अंत तक सबको टीका लगाने का दावा सिर्फ एक धोखा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति को मनमानी बताया। कोर्ट ने केंद्र से टीकाकरण पर स्पष्ट योजना मांगी। कहा, 18 से 44 साल के लोगों को राज्यों के भरोसे छोड़ देना समझ से परे। दिल्ली हाईकोर्ट में नेताओं की कोरोना मरीजों को मदद मामले पर आज फिर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि जब जनता को दवाएं ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो नेताओं को कैसे मिल गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश भर में 594 डॉक्टरों की हुई मौत। सबसे ज्यादा दिल्ली में 107 डॉक्टरों की गई जान। बिहार में डेथ ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा खून के थक्के जमने से हुई युवाओं की मौतें। 58 दिनों में 1052 लोगों की गई जान। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बरकरार है। बरेली के कई गांवों में लोगों ने किया वैक्सीन लगवाने से इनकार। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। कोरोना काल में बदहाली का शिकार मुंगेर का सदर अस्पताल वार्ड में घूमते रहते हैं आवारा जानवर। दहशत में दिखे मरीज। सवाल पर अस्पताल प्रशासन ने साधी चुप्पी। देख लेते हैं कुछ और खबरें फटाफट अंदाज। महाराष्ट्र सरकार कोरोना से अनाथ बच्चों के बैंक खातों में 5-5 लाख रुपए जमा कराएगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना से 162 बच्चे अनाथ हुए।
यूपी में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी पूरी। बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा, प्यार और अधिकार सरकार करेगी सबके साकार के नारे के साथ पात्रता का मसौदा तैयार, अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय। एमपी के अशोकनगर में एक विधायक की बच्चों को बचाने की मुहिम, अपने पैसे से तैयार करवाया बच्चों के लिए कोरोना वार्ड में इलाज की सभी सुविधाएं मौजूद। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर के संकेत, 8 साल के बच्चे में मिला अजीबोगरीब सिम्टम, नॉर्मल कोरोना टेस्ट में नहीं दिखा कोई लक्षण, सिटी स्कैन में फेफड़े में 90% संक्रमण, लिवर और किडनी पर असर का पता चला। पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझाने की कवायद तेज, विशेष कमेटी से मिलने आज दिल्ली आएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, कमेटी से मिलेंगे मनीष तिवारी, विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों से भी मिलेगी कमेटी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कमेटी से खुलकर बोले पंजाब कांग्रेस के विधायक सुरजीत धीमान, कहा मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है हाईकमान कैप्टन को बदले। पंजाब से कांग्रेस की सांसद और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने साधा निशाना, कहा अपने क्षेत्र पर ध्यान दे सिद्धू, जो गिले शिकवे हैं उन्हें मुख्यमंत्री और हाईकमान के सामने रखें। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच अमृतसर पूर्वी में विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के लापता होने के पोस्टर चस्पा, ढूंढने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने का वादा। आम आदमी पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला, राघव चड्ढा ने कहा कैप्टन सरकार पूरे देश की राज्य सरकारों में सबसे निकम्मी सरकार, जो कोरोना से नहीं आपस में लड़ रही है। यूपी में योगी सरकार के काम की समीक्षा कर दिल्ली लौटे शीर्ष नेता, आला कमान को देंगे रिपोर्ट। महासचिव बीएल संतोष ने कोरोना से निपटने के लिए योगी सरकार की जमकर तारीफ। बंगाल में मुकुल रॉय की बीजेपी से घर वापसी की अटकलों के बीच उनकी पत्नी का हाल जानने अस्पताल पहुंचे अभिषेक बनर्जी, मुकुल रॉय की पत्नी कोरोना का इलाज करा रही। आलापन बंदोपाध्याय विवाद पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा, आलापन अध्याय अब बंद हो चुका है, लेकिन पुरजोर शब्दों में कहा मेरा प्रशासन पूर्व मुख्य सचिव के साथ खड़ा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा 2024 से पहले सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले लेगी, 5 जून को कृषि कानून की प्रतियां जलाएंगे। व्हाट्सएप की तरफ से ग्राहकों को भेजी जा रही नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। व्हाट्सएप का दावा, नई पॉलिसी से निजता का हनन नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट आज उस याचिका पर भी सुनवाई करने वाला है जिसमें व्हाट्सएप ने केंद्र की नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस को चुनौती दी है। जम्मू कश्मीर में पूर्व बीजेपी नेता राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या की, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की जब्त संपत्ति कर्ज देने वाले बैंकों को मिलेगी। मुंबई की विशेष कोर्ट ने 2 बड़े आदेश जारी किए, कहा माल्या को खुद को बेदाग साबित करना चाहिए। पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ शिमला में दर्ज एफआईआर रद्द करने की अर्जी पर आज फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट। राजद्रोह मामले में जांच रिपोर्ट नहीं सौंपने पर हिमाचल पुलिस को मिली थी फटकार। दिल्ली की मंडोली जेल में कटी पहलवान सुशील कुमार की रात, जूनियर पहलवान सागर हत्याकांड में कल पुलिस रिमांड में नहीं बढ़ी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कानपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश मनोज को बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया के समर्थकों ने पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर भगाया। नारायण सिंह की बर्थडे पार्टी में शामिल होने आया था बदमाश। मुंबई के भांडुप में नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, महिला के पति यूट्यूबर जीतू अग्रवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के परिवार वालों का जीतू पर प्रताड़ित करने का आरोप। अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहरीली शराब बेचने वाले ठेके को प्रशासन ने ध्वस्त किया, ठेके में मौजूद शराब को जब्त किया गया। सारण के डीआईजी मनु महाराज के नाम पर झांसा देने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, फेसबुक और गूगल पर अकाउंट बनाकर लड़कियों को नौकरी दिलाने का झांसा देता था। और अब नजर डाल लेते हैं मॉनसून अपडेट पर फटाफट अंदाज में। मॉनसून के आज केरल पहुंचने का अनुमान, आमतौर पर 1 जून को पहुंचता है। इस बार 3 दिन की देरी। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश में सामान्य रहेगा मॉनसून। दिल्ली एनसीआर में आज धूल भरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी हो सकती है बारिश। एमपी, महाराष्ट्र और दक्षिण के कई राज्यों के लिए भी अलर्ट।
श्रीलंका के पास केमिकल से भरा कार्गो शिप समंदर में डूबा, पर्यावरण के लिए बढ़ा खतरा। इस जहाज में 2 हफ्ते से आग लगी थी, जिसे बुझाने में भारतीय कोस्ट गार्ड के 3 जहाज और एयरक्राफ्ट भी जुटे थे। ब्रिटेन के शाही घराने पर फिर रंगभेद के आरोप। गार्जियन अखबार की रिपोर्ट में खुलासा, 1968 तक विदेशी और अश्वेत अप्रवासियों को राजघराने में क्लरिकल काम करने की इजाजत नहीं थी। वो सिर्फ घरेलू काम के लिए ही रखे जाते थे। इजराइल में 12 साल से पीएम नेतन्याहू की कुर्सी पर बड़ा खतरा। नई सरकार बनाने के लिए विपक्ष ने एकजुट होकर बनाई रणनीति। नफ्ताली और लेपिड में 2-2 साल पीएम पद के लिए समझौता। इजराइल के नए राष्ट्रपति चुने गए। लेबर पार्टी के इसाक हर्जोग शिक्षाविद मिरियल पेरेज के खिलाफ जीत हासिल की। 2013 में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ भी लड़ चुके हैं चुनाव। चीन के वुहान में मेट्रो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी 2 महीने की बच्ची को एक शख्स ने जाबाजी दिखाते हुए बचाया। स्ट्रोलर को खींचते वक्त गिरी थी एक महिला की बच्ची। ब्राजील के सेराना शहर में कोरोना को लेकर के प्रयोग के नतीजों में दावा, काबू में किया जा सकता है संक्रमण। नतीजों में कहा गया इसके लिए पूरी आबादी को भी वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक का दूसरा दिन। 4 जून को फैसलों का ऐलान होगा। दरों में बदलाव होने की उम्मीद कम, जस का तस रह सकता है रेपो रेट। महंगाई के बीच थोड़ी राहत, 122 रुपए सस्ता हुआ 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। पेट्रोल और डीजल की महंगाई से जल्द नहीं मिलेगी राहत। आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं दाम। कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल के पार पहुंची। दिल्ली में पिता के बर्थडे पर केक लेने निकले युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 4 आरोपियों में 2 गिरफ्तार। हत्या में प्रेम प्रसंग का भी एंगल। मुंबई के दहीसर में 11 दिन बाद हत्या के एक कम मामले का खुलासा। पुलिस ने किचन में गड़े लाश को खोदकर निकाला। हत्या के आरोप में पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। पंजाब के बठिंडा में ड्रग्स बेचने से रोकने पर तस्करों ने कबड्डी खिलाड़ियों के साथ मारपीट की। गांव वालों को भी पीटा। सारण के डीआईजी मनु महाराज के नाम पर झांसा देने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। फेसबुक और गूगल पर अकाउंट बनाकर लड़कियों को नौकरी दिलाने का देता था झांसा। गूगल का दावा, भारत सरकार के नए आईटी नियम उसके सर्च इंजन पर लागू नहीं होते। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। स्मार्टफोन कंपनी रियलमी की मेजबानी में आज क्वालकॉम, जीएसएमए और काउंटर पॉइंट का 5G शिखर सम्मेलन दोपहर 2:30 बजे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होगा। 5G से जुड़ी कई बड़ी जानकारियां मिलेंगी। अमेजॉन ने अपनी प्राइम डे सेल का किया ऐलान। 21 और 22 जून को 20 देशों में होगी सेल। इस बार भारत अमेजॉन की इस सेल का हिस्सा नहीं रहेगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए देर रात इंग्लैंड रवाना हुई टीम इंडिया। 18 जून से भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC का फाइनल। महिला क्रिकेट टीम भी इंग्लैंड से सीरीज खेलने साथ गई। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस। बांद्रा के बैंड स्टैंड में सैर को निकले थे। दोपहर 2 बजे के बाद घर से बाहर होने की वैध वजह नहीं बता पाए। महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर शेयर की जया के साथ अपनी शादी की पुरानी तस्वीर। शादी की सालगिरह की शुभकामनाओं के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की फिल्म भूत पुलिस। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में जैकलिन और यामी गौतम ने भी रोल निभाया है। कौन हु डिड इट का सीजन 2 फ्लिपकार्ट वीडियो पर लॉन्च हुआ। इस क्राइम थ्रिलर सीरीज की पहला सीजन इस साल जनवरी में आया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था।
14,000 करोड़ का घोटाला कर देश से भागा मेहुल चौकसी जब डोमिनिका में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ तो उसने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है। इसको लेकर उसने जमानत अर्जी भी दी थी जिसे रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मजिस्ट्रेट के सामने जब मेहुल चौकसी पेश हुआ उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वो व्हीलचेयर पर बैठकर गया था। उसने अवैध घुसपैठ के आरोपों को नकार दिया, कहा मेरी कोई गलती नहीं है। इसको लेकर उसने एक बेल की अर्जी भी दी थी, जमानत अर्जी भी दी थी, जिसे डोमिनिका की कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर तो मेहुल चौकसी को कोई राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि भारत को सौंप दिया जाएगा क्या मेहुल चौकसी या वापस एंटीगा भेजा जाएगा। जब डोमिनिका वो पहुंचा वहां पर लगातार उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा था। जब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ तो उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं। अवैध घुसपैठ के जो आरोप उस पर लग रहे थे उसे उसने नकारा और जमानत की अर्जी दी, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। हमारे सहयोगी प्रणय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रणय, इस मामले में कोई और ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मामला जो है अदालती दांवपेच में डोमिनिका में फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि लोअर कोर्ट में जहां हाई कोर्ट ने भेजा था मेहुल चौकसी को इलीगल एंट्री के मामले पर सुनवाई के लिए, वहां पर मामला मेहुल चौकसी की बेल की फी जो थी, जो अर्जी थी, जमानत की अर्जी, वो खारिज कर दी गई है। इसके अलावा अगली तारीख तय की गई है 14 जून की, जब लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि इस दौरान हीबियस कॉर्पस की जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी मेहुल चौकसी के वकीलों द्वारा, वो उसकी सुनवाई होनी है आज हाईकोर्ट के अंदर। ये मामला भी अभी चल रहा है, तो देखना है कि अदालती दांवपेच के अंदर नतीजा क्या निकलता है। हालांकि भारत की लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत की लिहाज से डोमिनिका की सरकार ने ये अदालत के अंदर कहा था कल सुनवाई के दौरान कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि मेहुल चौकसी को डिपोर्ट किया जाता है भारत को, तो ये भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से अदालती दांवपेच और कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करके मेहुल चौकसी एंटीगुआ में बचता आ रहा था, लगभग उसने वही दांवपेच का इस्तेमाल करना अब डोमिनिका में शुरू कर दिया है। जिस तरीके से केस जो है लंबा खींच सकता है और भारत को इंतजार करना पड़ सकता है। जी ठीक है प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाए रखने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखना। खबर देश का 14,000 करोड़ लेकर भागने के आरोपी मेहुल चौकसी की। डोमिनिका की निचली अदालत ने मेहुल चौकसी की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। आपको बता दें कि डोमिनिका में अवैध रूप से घुसपैठ के आरोप में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, जहां मेहुल ने अवैध घुसपैठ के आरोपों को नकारते हुए जमानत अर्जी दी, जिसे निचली अदालत ने रद्द कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी। वहीं डोमिनिका की हाईकोर्ट में भारतीय समय के मुताबिक आज शाम को मेहुल चौकसी पर सुनवाई होनी है। गिरफ्तारी के 72 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करने पर कल डोमिनिका की अदालत ने पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए कहा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, और क्या अपडेट मिल रहा है इस बड़ी खबर पर? और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एबीपी न्यूज से मेहुल चौकसी की पत्नी ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं जांच में, लेकिन भारत में नहीं। देखिए, स्वाभाविक रूप से मेहुल चौकसी की पत्नी यही कहेंगे, क्योंकि वो एंटीगा की नागरिकता ले चुके हैं, एंटीगा में हैं, और वो चाहेंगे कि सारी चीजें जो है एंटीगा के जुरिसडिक्शन में हो। लेकिन भारत में वांटेड है मेहुल चौकसी, और इसीलिए सारी कवायद चल रही है कि भारत के कानून के सामने, भारत की अदालतों के सामने मेहुल चौकसी को पेश किया जा सके। इसीलिए भारतीय टीम डोमिनिका में भी है, इसीलिए एंटीगा के अंदर भी भारत ने कोशिशें की और एक्स्ट्रेडिशन या प्रत्यर्पण की जो दरखास्त है वो दाखिल की गई है। जहां तक केस का मामला है, फिलहाल ऐसा लगता है कि सारे मामले पर जो तस्वीर है उसको साफ होने के लिए इंतजार कम से कम 14 जून का करना होगा, जब निचली अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी। क्योंकि मेहुल चौकसी की बेल की जो प्ली थी, यानी जमानत की जो अर्जी थी, वो खारिज कर दी गई है, लेकिन सुनवाई के लिए 14 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। हाईकोर्ट के अंदर भी जो दूसरी सुनवाई हेबियस कॉर्पस जो फाइल की गई थी मेहुल चौकसी के वकीलों द्वारा, इस पर सुनवाई आज होनी है। लेकिन जाहिर है क्योंकि हाईकोर्ट ने ही लोअर कोर्ट बिल्कुल, तो आज सुनवाई होनी है और लगातार इस बड़ी खबर पर नजर भी हमारी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय आपका तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चेहरे पर मास्क, हाफ पैंट और टी शर्ट पहने व्हील चेयर पर बैठा ये मेहुल चौकसी है। 2 दिन पहले शरीर पर चोट की तस्वीरों के बाद अब मेहुल चौकसी की ये ताज़ा तस्वीरें हैं जिसमें वो व्हील चेयर पर बैठा है। मेहुल चौकसी की ये सबसे ताज़ा तस्वीरें उस समय की हैं जब बुधवार को मेहुल सुनवाई के लिए अस्पताल से डोमिनिका की निचली अदालत पहुंचा। दरअसल मेहुल चौकसी के वकील का आरोप है कि मेहुल का अपहरण करके एंटीगुआ से डोमिनिका लाया गया है,
जबकि डोमिनिका पुलिस अवैध एंट्री के आरोप में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी दिखा रही है। डोमिनिका के नियम के मुताबिक गिरफ्तारी के 72 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, जो कि डोमिनिका की पुलिस ने नहीं किया। अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गई हैं, तो वो वहाँ पर सेक्शन 6 के हिसाब से, डोमिनिका पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट नहीं हैं। करीब 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को वापस एंटीगुआ भेजने या भारत प्रत्यर्पण को लेकर आज शाम डोमिनिका ईस्टर्न हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होनी है। मेहुल पर 2 कैरेबियन देश में मचे महाभारत के बीच मेहुल चोकसी की पत्नी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में साफ किया कि मेहुल जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत जाकर नहीं। उन्होंने बोला है ही इज देयर फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि आके यहाँ पे कर ले, यहाँ वीडियो ले ले, ही इज विलिंग टू कोऑपरेट विद द एजेंसीज। डोमिनिका और एंटीगुआ दोनों सरकारों का मानना है कि मेहुल को भारत वापस भेजना चाहिए। हालांकि ये फैसला डोमिनिका की अदालत को करना है कि मेहुल चोकसी को भारत वापस भेजना है या एंटीगुआ। तो मेहुल चोकसी को राहत मिलती है नहीं, ये तय होगा हाईकोर्ट के फैसले पर, जिसमें आज शाम सुनवाई होनी है। उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी को मनमाना बताया है। साथ ही ये टिप्पणी भी की है कि केंद्र की नीति कसौटी पर खरी नहीं उतरती। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई की सुनवाई में केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर जो सवाल उठाए थे, बुधवार को उसी सुनवाई का लिखित आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र ने 45 से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त टीका दिया, लेकिन 18 से 44 साल वालों के लिए राज्य सरकार और निजी अस्पताल को खरीद के लिए कहा। ये नीति तर्क के कसौटी पर खरी नहीं उतरती। सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि नीति बनाना कार्यपालिका का अधिकार है, लेकिन अगर कोई नीति नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करती है तो कोर्ट मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा था कि 17 से 44 साल के लोगों के लिए मुफ्त टीका न देने से नागरिकों के टीकाकरण पर असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि राज्य सरकारें वैक्सीनेशन करवा रही हैं। लेकिन 32 पन्नों के आदेश में कोर्ट ने कुछ और गंभीर टिप्पणियां भी की हैं। अदालत ने कहा है कि केंद्र ने वैक्सीन की अधिकतम कीमत तय करने के अपने वैधानिक अधिकार का उपयोग नहीं किया, क्योंकि आर्थिक मदद की गई थी। ऐसे में वैक्सीन की कीमत नियंत्रित होनी चाहिए। कोर्ट ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन से ही 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन को भी गलत बताया है। कोर्ट ने कहा है कि देश में डिजिटल डिवाइड है, इसलिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत से ग्रामीण क्षेत्र के और कमजोर लोगों के लिए समस्या है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से 2 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। विदेशों से वैक्सीन खरीद को लेकर राज्यों ने क्या किया है और फिलहाल इसको लेकर स्थिति क्या है, इसकी जानकारी प्रतिमा दे रही है। तो देश में वैक्सीन संकट दूर करने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है। कई विदेशी कंपनियों से बातचीत भी चल रही है। देश के कई राज्य जिन्होंने खुद विदेश से वैक्सीन मंगाने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले थे, उनकी अभी मौजूदा स्थिति क्या है, यह हम आपको टच स्क्रीन के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत के नक्शे पर अलग अलग राज्य आपके सामने और उनकी क्या स्थिति है वैक्सीन को लेकर, ये भी आप जान लीजिए। बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी ने 5 मई को 4 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए टेंडर जारी किया, लेकिन अभी तक कोई कंपनी सामने नहीं आई, जिससे 10 जून तक के लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो बता दें आपको, दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन डोज का ग्लोबल टेंडर निकाला, लेकिन अभी तक किसी कंपनी से बात फाइनल नहीं हो पाई है। बिडिंग की आखिरी तारीख 7 जून है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो यहाँ क्या स्थिति है? कर्नाटक ने 2 करोड़ डोज के लिए टेंडर निकाला था, लेकिन कोई भी बोली अब तक इस पर नहीं लगी है। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। यहाँ पर 5 करोड़ डोज की जरूरत थी। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने टेंडर निकाला, 8 अर्जियां मिली, लेकिन उसमें से कोई भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नहीं थी। टेंडर की आखिरी तारीख भी निकल गई। बात मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई की स्थिति क्या है? मुंबई में बीएमसी ने 1 करोड़ वैक्सीन डोज का ग्लोबल टेंडर निकाला। 9 अर्जियां सामने आई, लेकिन उनमें से किसी के पास वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का कोई ठोस दस्तावेज नहीं था। ऐसे में बात नहीं बनी। बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा ने 3 करोड़ 80 लाख वैक्सीन डोज का ग्लोबल टेंडर निकाला है। 4 जून तक बोली लगाई जा सकती है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो यहाँ क्या स्थिति है? तमिलनाडु ने 3 करोड़ 50 लाख वैक्सीन डोज का ग्लोबल टेंडर निकाला है। 5 जून तक बोली लगाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं केरल की।
यहाँ ये स्थिति है कि यहाँ 3 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है, जिसके लिए टेंडर निकाला गया। 5 जून तक यहाँ भी बोली लगाई जा सकेगी। बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो यहाँ पर राजस्थान ने 1 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए बिड मंगाई थी। इस पर राज्य सरकार ने कोई खुलासा फिलहाल नहीं किया है। और बात आखिर में आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ ये स्थिति है कि आंध्र प्रदेश ने 1 करोड़ डोज के लिए टेंडर निकाला। आज यानी 3 जून तक बिड जमा की जा सकती है। तो इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने विदेश में बने कोरोना वैक्सीन के लिए नियमों में छूट दी है। अब बिना ब्रिज ट्रायल के लग सकेगा टीका। कोरोना की लड़ाई में देश को विदेशी वैक्सीन की शक्ल में मजबूत हथियार मिल सके, इसका रास्ता अब DCGI ने साफ कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक फाइजर और मॉडर्ना के लिए इंडेमनिटी अगेंस्ट लायबिलिटी को लेकर दिक्कत नहीं है। अगर दोनों कंपनियों ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए आवेदन किया तो सरकार उन्हें मंजूरी दे देगी। अभी तक किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में कोरोना वायरस रोधी टीका शुरू करने से पहले ब्रिजिंग ट्रायल करना होता था, लेकिन अब ये अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। ब्रिजिंग ट्रायल के तहत पहले वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का असर देखा जाता है और ये ब्रिज ट्रायल वैक्सीन के हर नए बैच के साथ किया जाता था। लेकिन अब DCGI का कहना है कि जो वैक्सीन अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों की बड़ी आबादी को लग चुकी है, उसके ब्रिज ट्रायल की जरूरत नहीं। WHO द्वारा आपात इस्तेमाल सूची में सूचीबद्ध वैक्सीन को भी ब्रिज ट्रायल से राहत दी जा सकती है। DCGI का कहना है कि वैक्सीन के हर बैच के लिए ब्रिज ट्रायल जरूरी नहीं है। अगर जिस देश से वैक्सीन आ रही है वहाँ की नेशनल लैब ने उस बैच को मंजूरी दी हो। हालांकि वैक्सीन को उतारने से पहले ये देखा जाएगा कि जिन 100 लोगों को पहले टीका लगाया जाएगा, अगले 7 दिनों तक उनकी तबीयत कैसी है। तो मॉडर्ना के भारत आने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। विदेश मंत्री S जयशंकर 24 से 28 मई तक वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी के लिए अमेरिका में थे। अमेरिका ने दुनिया के बाकी देशों के लिए 8 करोड़ वैक्सीन देने का ऐलान किया है। इस लिहाज से ये दौरा काफी अहम था। बिल्कुल मलिका, और ये माना जा रहा है कि इस दौरे से देश को क्या मिला, इसका नतीजा 1 या 2 हफ्तों के भीतर सामने आ जाएगा। और नमस्ते भारत की नजर इस पर लगातार बनी भी हुई है। ICMR ने कोरोना की एक और सेल्फ टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। ये जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। सरकार एक तरफ वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर जोर दे रही है, तो दूसरी ओर टेस्टिंग की रफ्तार को धार मिल सके, इसलिए ICMR ने नई टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। इस नई टेस्ट किट का नाम है पैन बायो कोविड-19 एंटीजन रैपिड टेस्ट। ये किट भी नेजल स्वैब के आधार पर काम करती है। इसे एबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक ने बनाया है। इस किट की मदद से कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपना कोरोना टेस्ट खुद कर सकता है और सिर्फ कुछ मिनटों में इसके नतीजे आ जाएंगे। हालांकि किट की कीमत क्या होगी, ये कब से बाजार में उपलब्ध होगी, इससे जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ICMR ने अपनी गाइडलाइंस में साफ साफ कहा है कि टेस्ट किट का इस्तेमाल वही लोग करें जिनमें या तो कोरोना के लक्षण हो या फिर किसी संक्रमित शख्स के संपर्क में आए हो। पैन बायो से पहले ICMR ने कोविसेल्फ नाम की टेस्टिंग किट को मंजूरी दी थी। कोविसेल्फ को पुणे की माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने तैयार किया है। इसकी कीमत 250 रुपए है। जूनियर पहलवान सागर मर्डर केस में ओलंपियन सुशील कुमार पर शिकंजा कसता जा रहा है। सुशील की पुलिस रिमांड खत्म हो चुकी है और अब सुशील का नया ठिकाना है जेल। कभी कुश्ती की रिंग में देश की शान रहे पहलवान सुशील कुमार का नया ठिकाना अब सलाखों के पीछे है। 4 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर हत्याकांड में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बुधवार को सुशील कुमार को 14 दिनों के लिए मंडोली जेल भेज दिया। बुधवार को सुनवाई के दौरान पुलिस ने एक बार फिर सुशील की कस्टडी मांगी। पुलिस का कहना था कि जांच के लिए सुशील को हरिद्वार और पंजाब ले जाने की जरूरत है, लेकिन अदालत ने पुलिस रिमांड बढ़ाने की जगह सुशील को जेल भेज दिया। सुशील के वकील ने जेल में सुरक्षा की मांग उठाते हुए सुशील को अलग सेल में रखने की मांग की। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को पहलवान सागर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। सुशील ने फ्लैट विवाद में मारपीट की बात कबूली है, लेकिन जांच अधिकारी ने अदालत के सामने कहा है कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी 25,000 रुपए के किराए वाले फ्लैट के लिए अपना करियर क्यों खराब करेगा।
सागर की हत्या का सच देश के सामने आना बाकी है, लेकिन जिस तरह हत्या और आरोप में सुशील ने जेल तक का सफर तय किया है, उससे सुशील की साख पर बट्टा जरूर लगा है। खबर यह है कि फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ मुश्किलों में फंस गए हैं। क्या है पूरा मामला, जानिए। मुंबई में एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इनमें अब अभिनेता टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री दिशा पटानी का नाम भी शामिल हो गया है। असल मुंबई में इस वक्त कानून है कि अगर कोई भी बगैर किसी उचित कारण के मुंबई की सड़कों पर टहलता है, घूमता है, निकलता है, तो उसे पुलिस को जवाब देना होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभिनेता टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री दिशा पटनी अपने साथियों के साथ मुंबई के बांद्रा इलाके में बैंड स्टैंड पर घूमने निकले थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कोई भी उचित कारण नहीं बताया, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों अभिनेता और अभिनेत्री के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया है। दोनों के खिलाफ जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है वो जमानती हैं। और अब खबर ब्रिटेन के राजघराने से जुड़ी, जो दुनिया के अखबारों में सुर्खियां बनी हुई है, लेकिन राजघराना अभी मौन है। ब्रिटेन का शाही घराना एक बार फिर विवादों में घिर गया है। प्रिंस हैरी और मेगन मर्कल के गंभीर आरोपों के बाद राजघराने पर रंगभेद के आरोप लगे हैं। गार्जियन न्यूज़पेपर ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट छापी है, जिस पर एक बार फिर हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट में क्वीन एलिजाबेथ के खिलाफ फाइनेंशियल चीफ मैनेजर के बयान को कोट किया है, जिन्होंने एक अधिकारी को बताया था कि 1968 में विदेशी और अश्वेत अप्रवासियों को राजघराने में क्लरिकल काम करने की इजाजत नहीं थी, उन्हें सिर्फ घरेलू काम के लिए रखा जा सकता था। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1970 में लागू हुए समानता के कानून से 4 दशकों तक मुक्त थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बकिंघम पैलेस एक बार फिर सवालों में है, और इस रिपोर्ट ने प्रिंसेस मेगन मर्कल के आरोपों को भी बल देने का काम किया है। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले वहां जोरदार टक्कर शुरू हो गई है। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू जैसे 2 दिग्गज आमने सामने हैं, और इस पार्ट के बीच कांग्रेस पिस रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में खिलाड़ी बनाम कैप्टन के बीच जो खेला शुरू हुआ है, उसने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। सिद्धू और परगट सिंह समेत कांग्रेस नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो कैप्टन के खिलाफ खुलकर खड़ी है, और अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पुराने खिलाड़ी कैप्टन क्या दांव खेलते हैं। पंजाब की उठापटक खत्म करने के लिए दिल्ली दरबार में बैठकों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल की सदस्यता वाले पैनल को आज विधानसभा चुनाव में हारे उम्मीदवारों से मिलना है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आज शाम या कल दिल्ली में कमेटी से मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल जिन मुद्दों को लेकर कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, उसमें गुरु ग्रंथ साहब बेअदबी मामले में नाकामी, बादल परिवार के साथ सांठगांठ के आरोप और 2017 के चुनावी वादे पूरे नहीं करना शामिल है। हालांकि कैप्टन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 85% काम पूरा हो चुका है। अब तो कैप्टन को हटाने तक की मांग हो रही है। कहती ये रहे है कि जदों तुसीं 4.5 सालों च इंसाफ नहीं दिवा सके ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੋ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ करिए। अगर जे सरकार ਵਧੀਆ नहीं चलती तो मुखी बदला जा सकता। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कमेटी भी इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है कि पंजाब में पार्टी प्रमुख बदला जाए या मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, क्योंकि चुनाव से पहले न तो कैप्टन और न ही सिद्धू की नाराजगी पार्टी बचा पाएगी। एक तरफ सिद्धू कैप्टन की कलह चल रही है, वहीं सिद्धू के अपने क्षेत्र में ही उनकी गुमशुदगी के पोस्टर भी लग गए हैं। कैप्टन की पत्नी सांसद परिणीत कौर ने भी सिद्धू पर निशाना साधते हुए अपने क्षेत्र पर ध्यान देने की सलाह दी है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जगविंदर और जैनेंद्र। सबसे पहले जगविंदर के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस पूरी खबर पर अपडेट मिल रहा है। जगविंदर, ये कलह तो लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्या लग रहा है आगे किस तरह के समीकरण? तो जगविंदर से लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैनेंद्र से एक बार बात कर लेते हैं, जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, दिल्ली में भी बहुत हलचल देखी जा रही है, पंजाब में तो सियासी भूचाल आया ही है, लेकिन उसका असर दिल्ली में भी दिख रहा है। जी बिल्कुल, दिल्ली में पंचायत पिछले 3 दिनों से लगी हुई है। जो हाई लेवल कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल की बनाई सोनिया गांधी ने पंजाब के झगड़े को सुलझाने के लिए, वो पिछले 3 दिन से लगातार मैराथन बैठकें कर रही है। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हो जाती है और देर शाम तक बैठकें चलती हैं। पिछले 3 दिनों में तकरीबन जो 80 विधायक हैं कांग्रेस के पंजाब से और लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद, लगभग सबसे मुलाकात हो चुकी है इस पैनल की और लगभग सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की राय ये पैनल जान चुका है। आज की अगर हम बात करें तो सुबह 11 बजे मनीष तिवारी जो लोकसभा सांसद है उनको मिलना है पैनल से, और इसके बाद पूरे दिन जो हारे हुए उम्मीदवार है बीते विधानसभा चुनाव के, लगभग 27 ऐसे नेता हैं जो पिछले चुनाव में हार गए थे, तो उन्हें हल्का इंचार्ज कहा जाता है संगठन की भाषा में पंजाब कांग्रेस के। उन हल्का इंचार्जेस को बुलाया गया है और आज पूरे दिन ये कार्यक्रम रहने वाला है। बड़ी बात ये आज हो सकती है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो दिल्ली आ जरूर रहे हैं, लेकिन वो कब पैनल से मिलेंगे इसको लेकर आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं है। हो सकता है कि वो आज शाम या फिर कल सुबह पैनल के सामने पेश हो। अगर वो आज शाम पेश होते हैं तो वो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर होगी और ये सिलसिला जो है वो कल तक चलेगा। और इसके बाद जब बातचीत की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ये पैनल सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर पंजाब से जुड़े हुए फैसले लिए जाएंगे। जैसा हमने रिपोर्ट में बताया था कि पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा कैप्टन सरकार में फेरबदल, यानी संगठन और सरकार दोनों में फेरबदल होने हैं, उसको लेकर फैसले करने हैं सोनिया गांधी को और वो करेंगी फैसला उस रिपोर्ट पर, क्योंकि ये पैनल इस बातचीत के आधार पर जमा करेगा। जी जैनेंद्र, जगविंदर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी जुटा लेते हैं। जगविंदर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो फूट अब हम देख रहे हैं, क्या इसका कोई सोल्यूशन भी निकलता दिख रहा है? क्या सुलह होगी या फिर कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी फूट की तरह हम इसे देख सकते हैं? देखिए, हाईकमांड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरह से इस मसले को सुलझाया जाए। इसे फूट ना कहकर हम ये कह सकते हैं कि जो अंदरूनी बगावत है ये हाईकमांड के लिए एक बड़ा चैलेंज इसलिए साबित होने वाली है। 8 महीने बाद वो चुनाव आएंगे, उसमें कांग्रेस को एकजुट होकर कैसे लड़ाना है पंजाब में, ये सबसे बड़ा दारोमदार हाईकमांड पर है और हाईकमांड को ये साबित ही करना होगा, वरना ये सारी एक्सरसाइज एक तमाशा बनकर नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस और ज्यादा बिखर जाएगी। इसलिए हाईकमांड भी जानती है कि इस मसले को इस स्टेज पर निपटाना अब अति आवश्यक हो गया है। इसीलिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज अगर आप देखें तो हाईकमांड ने पिछले कई सालों में ऐसी एक्सरसाइज नहीं की है जिस तरह की पंजाब के विधायकों, मंत्रियों, सांसदों और बाकी नेताओं को लेकर की जा रही है। ये एक संदेश देने की कोशिश भी कर रही है कांग्रेस पूरे देश में कि अब जो अंदरूनी फूट है या कोई भी कलह है उसको हल्के से नहीं लिया जाएगा। तो एक ये केस मॉडल बनने जा रहा है कांग्रेस में, और अगर ये मान लीजिए कि एक्सरसाइज का कोई निचोड़ नहीं निकलता है तो कांग्रेस के लिए इससे बड़ा डिजास्टर हो नहीं सकता। जी बिल्कुल, और ये अफोर्ड भी नहीं कर सकती पार्टी, क्योंकि चुनाव सर पर है। ऐसे में अगर अंदरूनी फूट हुई, कलह हुई, तो उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने की। मेहुल चौकसी से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट हमें मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक डोमिनिका के विपक्ष के नेता लेनॉक्स लिंटन कल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट पे ही मौजूद थे। लिंटन की मौजूदगी को लेकर सवाल इन वजह से उठ रहा है क्योंकि लोकल मीडिया में इस तरह की खबरें छप रही हैं कि मेहुल चौकसी के भाई चेतन चौकसी ने लिंटन को मेहुल का मामला उठाने और मदद करने के लिए एक बड़ी रकम दी है। हालांकि लिंटन और मेहुल के वकील इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, उन्हें बेबुनियाद बता चुके हैं। लेकिन कल लिंटन की मौजूदगी ने एक बार फिर से इन सवालों को हवा दे दी है कि आखिर लिंटन को इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है। हमारे सहयोगी प्रणय इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, वही कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही थी कि वो कह रहे हैं कि पता नहीं किस अखबार ने क्या एजेंडा के तहत ये खबरें छाप दी, लेकिन फिर कोर्ट पे क्यों मौजूद थे?
देखिए, इस बारे में हमने लिंटन से सवाल किए हैं, लेकिन लिंटन की तरफ से अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। ये मीडिया रिपोर्ट्स ही हैं अभी तक तो, जो स्थानीय मीडिया में प्रकाशित हुई हैं। पिछली बार इस तरीके की रिपोर्ट जब आई थी तो लिंटन ने उसे खारिज किया था। लेकिन इस मामले से अलग जो सबसे महत्वपूर्ण मामला भारत के लिहाज से वो ये है कि फिलहाल डोमिनिका में जो कानूनी कवायद चल रही है उसका ऊंट किस करवट बैठता है, ये रुख क्या होता है, क्योंकि ये मामला अब कानूनी दांवपेच में उलझता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने कल की सुनवाई के दौरान मामले को लोअर कोर्ट के पास भेजा था। मेहुल चौकसी को तत्काल पेश होने के लिए कहा गया था और मेहुल चौकसी व्हीलचेयर पर लोअर कोर्ट जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसके सामने पेश हुआ। उसने अपने आप को निर्दोष बताया इलीगल एंट्री के मामले में, लेकिन जो बेल अर्जी, जमानत की अर्जी दाखिल की थी मेहुल चौकसी ने, उसे खारिज कर दिया है कोर्ट ने। यानी एक तरीके से इलीगल एंट्रेंट के आरोपों को बरकरार रखा है मजिस्ट्रेट कोर्ट ने और मामले की सुनवाई के लिए 14 जून की तारीख तय की गई है। अब इस पूरे मामले के अंदर 3 जून यानी आज की तारीख में एक सुनवाई होनी है जो हिबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन फाइल की गई थी मेहुल चौकसी के वकीलों द्वारा। उस मामले के अंदर भी सुनवाई होनी है। कोर्ट को यह तय करना है कि सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है यदि भारत को सौंपा जाता है मेहुल चौकसी को, तो क्या अब उच्च अदालत जो हाई कोर्ट है क्या वो निचली अदालत के क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का इंतजार करती है या वो जो इन्वेस्टिगेशन सरकार की तरफ से एफिडेविट फाइल किया गया है उसे बरकरार रखती है, उसे अपहोल्ड करते हुए उसे पर्याप्त मानती है। इन तमाम चीजों के ऊपर तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल ये है कि नजरें होंगी कि आज के लिहाज से अगर देखा जाए तो नजरें इस बात के ऊपर होंगी कि हाईकोर्ट किस तरीके का रुख अख्तियार करती है। इससे तय होगा कि मेहुल चौकसी मामले का की नियति क्या होती है, आगे दशा और दिशा किस तरह से बढ़ेगी। लेकिन एक रोचक बात यह है कि जी शुक्रिया प्रणय, आपका तमाम अपडेट दर्शकों तक आपने पहुंचाया। डोमिनिका की निचली अदालत ने मेहुल चौकसी की जमानत अर्जी रद्द कर दी है, लेकिन आज शाम हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या डोमिनिका में कानूनी दांवपेच में फंस जाएगा मेहुल का मामला। चेहरे पर मास्क, हाफ पैंट और टी शर्ट पहने व्हील चेयर पर बैठा ये मेहुल चौकसी है। 2 दिन पहले शरीर पर चोट की तस्वीरों के बाद अब मेहुल चौकसी की ये ताज़ा तस्वीरें हैं जिसमें वो व्हील चेयर पर बैठा है। मेहुल चौकसी की ये सबसे ताज़ा तस्वीरें उस समय की हैं जब बुधवार को मेहुल सुनवाई के लिए अस्पताल से डोमिनिका की निचली अदालत पहुंचा। दरअसल मेहुल चौकसी के वकील का आरोप है कि मेहुल का अपहरण करके एंटीगुआ से डोमिनिका लाया गया है, जबकि डोमिनिका पुलिस अवैध एंट्री के आरोप में मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी दिखा रही है। डोमिनिका के नियम के मुताबिक गिरफ्तारी के 72 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, जो कि डोमिनिका की पुलिस ने नहीं किया। अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गई हैं, तो वो वहाँ पर सेक्शन 6 के हिसाब से डोमिनिका पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट नहीं हैं। करीब 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को वापस एंटीगुआ भेजने या भारत प्रत्यर्पण को लेकर आज शाम डोमिनिका ईस्टर्न हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होनी है। मेहुल पर 2 कैरेबियन देश में मचे महाभारत के बीच मेहुल चौकसी की पत्नी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में साफ किया कि मेहुल जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत जाकर नहीं। उन्होंने बोला है ही इज देयर फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि आके यहाँ पे कर ले, यहाँ वीडियो ले ले। ही इज विलिंग टू कोऑपरेट विद द एजेंसीज। डोमिनिका और एंटीगुआ दोनों सरकारों का मानना है कि मेहुल को भारत वापस भेजना चाहिए। हालांकि ये फैसला डोमिनिका की अदालत को करना है कि मेहुल चौकसी को भारत वापस भेजना है या एंटीगुआ। केंद्र सरकार आज सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की आधिकारिक जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगी। कोर्ट ने सरकार को फैसला लेने के लिए समय देते हुए सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। आज की सुनवाई इसलिए अहम है क्योंकि कोर्ट में राज्य की शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द करने की मांग उठ सकती है। अब रिजल्ट हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स के बेसिस पे या प्री बोर्ड्स पे करा जा सकता है। जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है उनके लिए मे बी एक फेयर डिसीजन ना हो। सबको एक ही साथ प्रमोट कर देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि जो बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है और जो कम मेहनत कर रहा है तो उनमें एक डिस्टिंग्विश मतलब उनके बीच में एक अंतर तो रहना चाहिए। एग्जाम्स हो जाते तो हमें परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाता। 12th से कॉलेज अच्छा कॉलेज या बुरा कॉलेज डिसाइड होता है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए बोर्ड के परसेंटेज का बहुत वेटेज होता है, तो अगर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे वहाँ पे अगर हमें सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला तो। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बाद राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया है।
अब नजर उन राज्यों पर है जहां अभी परीक्षा कराने या रद्द करने पर फैसला नहीं लिया गया है। यूपी बोर्ड से जुड़े 26 लाख छात्र छात्राएं अभी राज्य सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा संकेत दे चुके हैं कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाएगी। इस मुद्दे पर आज दिनेश शर्मा सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग बैठ के पूरी प्रदेश के संदर्भ में स्थितियों का आकलन करते हुए निर्णय ले सकें, इसकी तरफ हम लोग विचारोपरांत ही हम लोग इसके तरफ बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला 5 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में ले सकती है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड की बात है, उसी तर्ज पर हम आगे सारी चीजों को देख रहे हैं। निर्णय तो अंतिम हम इस सिलसिले में 5 तारीख को कैबिनेट की बैठक में लेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा फीडबैक भी ले रहे हैं। राज्यों में परीक्षाएं रद्द होने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि 12वीं के बच्चों का रिजल्ट किस आधार पर तैयार होगा। इससे पहले 10वीं के इम्तिहान भी रद्द हुए थे, लेकिन तब ऐसे सवाल नहीं उठे क्योंकि 10वीं के बाद ये तय होता है कि बच्चा 11वीं में जाएगा, लेकिन 12वीं के बाद बच्चे को अपने चुने हुए करियर की राह पर निकलना होता है। इसलिए 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद सवालों का पिटारा खुल गया है। आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि 12वीं के बच्चों के मार्क्स के मूल्यांकन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, बता रही है मलिका टच स्क्रीन के जरिए। तो देखिए, परीक्षा तो रद्द हो गई है, लेकिन इम्तिहान अब भी बाकी है। अब बहस इस मुद्दे पर है कि 12वीं के बच्चों का जो नतीजा होगा, जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा, उसका आधार क्या होगा। 12वीं के बच्चों के लिए मूल्यांकन के लिए सरकार अभी अपने फॉर्मूले का ऐलान करेगी, लेकिन उससे पहले कई फॉर्मूलों की चर्चा भी चल रही है। आपको टच स्क्रीन के जरिए हम समझाते हैं कि क्या है वो संभावित क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इसमें सबसे पहला है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जिसको माना जा रहा है कि ये 5 पॉइंट्स होते हैं। क्राइटेरिया इसमें यह है कि स्कूल में बच्चे के साल भर के प्रदर्शन को आधार बनाया जा सकता है और पूरे साल हुए टेस्ट के नंबर के आधार पर मार्किंग इसमें की जाती है। रेफरेंस ईयर पॉलिसी लागू की जाती है, जिसमें स्कूल को पिछले 3 साल में सबसे अच्छे प्रदर्शन वाला साल चुनना होता है। रेफरेंस ईयर में सबसे ज्यादा नंबर से ज्यादा मार्क्स नहीं दिए जा सकते। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है। प्री बोर्ड के आधार पर भी मार्किंग की जा सकती है। इसके नियम के मुताबिक स्कूल के प्री बोर्ड के जो आपके मार्क्स हैं उसको मुख्य आधार बनाया जा सकता है। इसके बाद स्कूल में पूरे साल हुए टेस्ट के नंबर को देखा जाएगा, साथ ही साल भर हुए प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स और असाइनमेंट का भी मूल्यांकन होगा, जो भी आपकी असेसमेंट्स होंगी। इन सभी चीजों के आधार पर फाइनल रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब तीसरे फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है? पिछले प्रदर्शन को आधार बनाया जा सकता है इसमें। इसके मुताबिक छात्र के 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड इम्तिहान को मार्किंग का आधार बनाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही स्कूल में हुए इंटरनल टेस्ट के नंबर को भी फाइनल रिजल्ट में जोड़ा जा सकता है। तो ये है वो संभावित फॉर्मूले जिनके आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार हो सकता है। तो वो कौन से संभावित फॉर्मूले हो सकते हैं जिनके आधार पर 12वीं के बच्चों का रिजल्ट तैयार हो सकता है? मलिका ने बेहद आसान भाषा में आपको समझा दिया। फिल्म अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जो अब से पहले किसी ने ना देखा था और ना ही सुना था। 1993 में आई फिल्म हम है राही प्यार के इस गाने ने खूब धूम मचाई थी, लेकिन बुधवार को इसी गाने ने दिल्ली हाई कोर्ट को नाराज कर दिया। अदालत में 5G तकनीक की टेस्टिंग के मुद्दे पर वर्चुअल सुनवाई चल रही थी। तभी एक वकील तेज आवाज में ये गाना गुनगुनाने लगा। अदालत ने शख्स को आवाज बंद करने के लिए कहा, जिसके बाद वो दूसरा गाना गाने लगा। इससे नाराज होकर अदालत ने दिल्ली पुलिस के IT विभाग को जांच के आदेश दिए। साथ ही शख्स के खिलाफ अदालत की ओर चलाया जाए, इसको लेकर नोटिस जारी किया है। गाने का शोर थमा तो मामले की सुनवाई फिर शुरू हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील दी। जूही चावला के वकील ने कहा कि 5G का ट्रायल इंसानी आबादी के लिए खतरा है, जिसके जवाब में केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि टेस्टिंग नियम का हिस्सा है। फिर जूही के वकील ने दलील दी कि ट्रायल से पहले 5G से होने वाले नुकसान की स्टडी की जाए। हालांकि केंद्र सरकार की दलील है कि याचिकाएं सिर्फ केंद्र सरकार के कामों में बाधा डालने की कोशिश है। अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा
कि 5G तकनीक से लोगों को कैसे नुकसान हो रहा है, टेस्टिंग का किस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ये जानकारी कहां से मिली कि टेस्टिंग से नुकसान हो रहा है। अदालत को इन सारे सवालों के ठोस जवाब जूही चावला के वकील नहीं दे सके, जिस पर अदालत ने कहा कि याचिका दाखिल करने से पहले बुनियादी सवालों के जवाब याचिकाकर्ता के पास होने चाहिए थे। फिलहाल अदालत ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और ये तय करेगी कि इस याचिका पर आगे सुनवाई की जा सकती है या नहीं। आज है गुरु का वार, गुरुवार, तो वादे के मुताबिक नमस्ते भारत पे आज से इरफान जी की मास्टर क्लास शुरू हो रही है। आपका हमारा ये पसंदीदा सेगमेंट तो होता ही है, लेकिन आज से आप कार्टून सिर्फ देखेंगे नहीं, बनाना भी सीखेंगे। तो बिना वक्त गवाए इरफान जी का रुख कर लेते हैं। इरफान जी, बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे लोगों को, खासतौर पर मैं और मलिका भी पेन और शीट्स लेकर तैयार है, इंतजार है आपकी मास्टर क्लास का। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने वादा किया था कि हम लोग आपके लिए गुरुवार की मास्टर क्लास लेकर आएंगे। इस बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ मास्टर क्लास की पहली क्लास के साथ में। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कार्टून बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़, आपके पास में एक स्केच पेन होना चाहिए, आपके पास में एक पेंसिल होना चाहिए, एक रबर होना चाहिए और किसी भी तरह का कलर पेन होना चाहिए अगर आप उसे कलर करना चाहते हैं। आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्री हैंड के साथ में आपको अपनी स्केल के बिना, कंपास के बिना लाइनों को बनाने की प्रैक्टिस करना है। एक लाइन लीजिए, ये सीधा सीधा आप लाइन को खींचना है लेफ्ट से राइट की तरफ। ये देखिए आप, ये लाइन कैसे आप खींच रहे हैं, ये सीधी लाइन खींच रही है, मैं स्केल नहीं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर। ऐसे आप इसी खींचेंगे, इसी लाइन को ऐसे करके। ये प्रैक्टिस में आपके रोज़ आ जाएगा, इसी तरह से करते रहिए, ऐसे ऐसे खींचेंगे। दूसरी तरफ से हाफ सर्किल बनाते रहेंगे, सर्किल गोल 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 गोल। तो इस तरह का आप ड्राइंग की प्रैक्टिस करिए जब भी आपको टाइम मिले। मास्टर क्लास का मकसद भी यही है कि अगर आपको कार्टून बनाने में थोड़ी भी दिलचस्पी है तो इरफान जी की मास्टर क्लास से आप बहुत कुछ सीख के जाएं। मैंने और मलिका ने भी कोशिश की। इरफान सर, आप इसके बाद हमें नंबर जरूर दीजिएगा। मैं अपना अगले हफ्ते चेक कराऊंगी। घर पे थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है मुझे। ऐसी प्रैक्टिस कीजिए, आप सब लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। हमने कुछ एंट्रीज भी बच्चों की मंगाई थी, लोगों की मंगाई थी, उसी तरह से हमको काफ़ी एंट्रीज मिली हैं। एक एंट्री हमको मिली है सामयक नाम के एक बच्चे की, जिसने बहुत खूबसूरत हमको एक कार्टून बना के भेजा है, मैसेज के साथ में भेजा है। कोरोना के ऊपर कार्टून है, आप भी उसी तरह के कार्टून बनाइए और भेजिए, हम लोग को हमारे साथ में जोड़िए। हम आपकी एंट्रीज को अच्छी होगी तो अपने चैनल पे इसी तरह से दिखाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए और जब दोबारा मास्टर क्लास की शुरुआत होगी तो हो सकता है आप कार्टून बनाना सीख जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमने बहुत एंजॉय किया। मैं घर जाकर इस पर और काम करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए और अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। और इसी के साथ नमस्ते भारत का आज का सफर यही खत्म होता है, लेकिन कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आगे आप देखेंगे विकास भदौरिया के साथ खबर 9 बजे। लेकिन स्टूडियो छोड़ने से पहले मैं और मलिका अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मास्क पहन रहे हैं। आप भी मास्क पहनिए और कोरोना को भगाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।